पंचायत समिति बानसूर के ग्राम पंचायत रामपुर में कृषक श्री राम कुमार सनोप श्री प्रभुदयाल प्रजापति जी के फार्म हाउस पर मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ ग्रीन हाउस, जो अपन अंग्रेजी में प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कहते हैं, देसी में संरक्षित खेती कहते हैं। इधर में ये फार्म पॉन्ड है जो आप देख रहे हैं, जिसमें पानी, बरसात का पानी इकट्ठा किया हुआ है। उसी फार्म पॉन्ड पर सोलर लगी हुई है। और किसान भाइयों, ये प्रगतिशील कृषक हैं जो अपनी मेहनत से एक ग्रीन हाउस बनाया, इसके बाद दूसरा ग्रीन हाउस लगाया, तीसरा ग्रीन हाउस लगाया। एक ग्रीन हाउस 4000 वर्ग मीटर में लगा रखा है और खीरे की वर्तमान में खेती कर रहे हैं। और ये कम एरिया में अधिक से अधिक पैदावार ले रहे हैं। लगभग एक ग्रीन हाउस में 50 से 60 टन खीरा लेते हैं और एक सीजन में 4 से 5 महीने में कम से कम 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए की बचत करते हैं, खर्चा काट करके। हाँ जी, एक पावर पॉन्ड है, 2021 में बनाया ये। और इसमें ग्रीन हाउस का पानी आता है और कुछ बाहर का पानी आता है, तो थोड़ा आता है, बारिश का पानी जुड़ता है इसमें। और इसमें सोलर लगा रखी है। सोलर से पानी ड्रिप के जरिए खेती के में बाहर भी जाता है और ग्रीन हाउस में भी जाता है। और उसमें कुछ पानी की कमी पड़ती है तो मोटर चला कर इसमें पानी और भी डाल देते हैं। और इसमें मच्छी पालन भी कर रखा है, जो अभी तो निकाली नहीं है। और इसमें 2 साल हो गए, इसमें मच्छी भी बीज डाला है, छोटा छोटा तो बीज डाला है, तो बीज में इसमें मच्छी अभी बन गई, पर अभी पानी ज्यादा होने के कारण इसमें नहीं निकला है। जो अभी हम रामपुर गांव के बानसूर में तहसील के अंदर जो हमारा पोली हाउस लगा हुआ है, ये मेरे पिताजी राम कुमार का है। मैं उनका लड़का ओम प्रकाश, जो इसकी देखभाल वगैरह में और किस तरह से ये खेती वगैरह करते हैं हम, इसकी थोड़ी सी मुझे अच्छी नॉलेज है, तो मैं ये अवगत करवाता रहता हूँ और समय समय पर मैं इसमें देखभाल करता रहता हूँ। ये जो अभी हमारे खीरे की खेती लगी हुई है, ये पूरी तरह से ड्रिप सिस्टम प्रणाली पे है, माइक्रो एग्रीगेशन के ऊपर, और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के आधार पे ये खेती हम करते हैं। बीजों को हम डायरेक्ट बेड बना करके ट्रैक्टर के माध्यम से खाद बिजाई वगैरह करके और इसके अंदर हम बेड बना के और बीज सोविंग कर देते हैं। इस पूरे पोली हाउस के अंदर लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में लगभग 10,000 बीज हम लगाते हैं। अलग अलग वैरायटियों के बीज आते हैं, अच्छी किस्म के बीजों का इसमें उपयोग किया जाता है। और तकनीकी रूप से बढ़िया क्वालिटी के बीजों का जब इसमें अपन उपयोग करते हैं तो पैदावार के रूप में बहुत अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होता है। ये ड्रिप सिस्टम पे जो खेती लगी हुई है, इसमें रोज की प्रतिदिन के हिसाब से हम यहाँ इनको पोषण जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बेसिक तत्व जो पौधों के लिए फास्फोरस, पोटास वगैरह की आवश्यकता रहती है, वो वाटर सोल्यूबल के रूप में हमारे के पास में उपलब्ध होते हैं, जिनको हम ड्रिप के माध्यम से इनमें प्रतिदिन चलाते हैं। इस पोली हाउस की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये एक वातावरण को पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है। बरसात के मौसम में पानी से हमें अधिक बरसात से बचाता है, सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी से बचाता है, गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी से इसका बचाव रखता है। और इसका वातावरण को अनुकूलित बनाते हुए पेड़ों के हिसाब से, फसल के हिसाब से हम इनको व्यवस्थित रखते हैं। आप देख रहे होंगे कि ऊपर स्लाइड्स लगी हुई है, ये तेज़ गर्मी पड़ती है तो हम इनको फैला देते हैं, और धूप के लिए जब धूप चाहिए होती है तो इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। और इसमें मौसम के हिसाब से इनके ये कार्य प्रणाली चलती रहती है। आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर फोगर लगे हुए हैं। जब भी कभी ऐसा लगता है कि भाई पेड़ों को बरसात की आवश्यकता होती है तो हम मशीन के द्वारा जो हमारा कंप्रेसर सिस्टम होता है, वर्षा पावर का जो हम करते हैं, जिससे पानी की गति को बढ़ाया कम जाया जा सकता है, वो एक कंप्रेसर सिस्टम के माध्यम से हम इनमें फोगरों में बरसात भी कर सकते हैं। इस पोली हाउस के ऊपर माइक्रो लगी हुई होती हैं, तो इस पोली को अधिक गर्मी से बचाने के लिए माइक्रो दिन में चलानी पड़ती है, सूर्य के तापमान को कम किया जा सकता है। इस पोली हाउस में अधिक उत्पादन का मुख्य बिंदु ये रहता है कि पौधों को जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की आवश्यकता रहती है, वो हम इसके पोली हाउस को जैसे टेम्परेचर को बढ़ा करके इसको बंद करके और इसमें CO2 की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छे से कर पाते हैं और अपना पोषण बहुत अच्छे से ले पाते हैं। इसमें इस पोली हाउस के अंदर ये जो हमारे धागे लगे हुए हैं, ये हमारे मैन पावर के द्वारा यहाँ प्रतिदिन लगभग 15 से 20 आदमी काम करते हैं, और इनको किस प्रकार से कार्य करना होता है और ये धागे किस हिसाब से इनको संचालित करने रहते हैं। ये धागों का काम मुख्य रहता है कि बेल को इसके माध्यम से ऊपर ले जाया जाता है। ये इसमें कुछ क्लिप लगी रहती है, इनको पेड़ों को सपोर्ट देती हैं।
जो इनको पेड़ों को गिरने से बचाती हैं। फ्लावरिंग स्टेज में कुछ जब एक्सेस फ्लावरिंग आती है या कुछ ख़राब फूल होते हैं जिनको हम इनको हटवा भी देते हैं, और ये लगातार लगभग 3 से 4 महीने चलने वाली फसल होती है। इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा रहता है। आप ग्रीन हाउस की खेती कर रहे हैं, कुछ बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप किसानों के लिए जी सर। कि आप ये बताएं कि जो ये पैदावार होती है आपकी, जी, तो इसका विपणन कहाँ करते हैं, कहाँ पहचान करते हैं? सर बेचान के रूप में हम इसको राजधानी लेवल पे लेके चले जाते हैं। हमारे नियरेस्ट में अलवर है, हमारे यहाँ पास में अच्छी बड़ी मंडियाँ हैं, कोटपुतली है, इसके अलावा हमारे गुड़गांव है। हमारे यहाँ उत्पादन की दृष्टि से जब हमारे पास में माल बहुत अच्छा होता है, गाड़ी एक लगभग 3 से 4 टन के बीच में हमारा उत्पादन प्रतिदिन का आ जाता है, तो हम इसको दूरस्थ स्थान के ऊपर जैसे चंडीगढ़ या पंजाब में अम्बाला वगैरह इधर साइड में हम इसको माल को ले जाते हैं, जहाँ हमारे को रेट भी बहुत अच्छी मिलती है। दूसरी बात, किसान भाई ये कहते हैं कि ये हाईटेक हॉर्टिकल्चर है ग्रीन हाउस की खेती में, इसका बीज है, इनके जो पोषक तत्व जो हैं अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, घुलनशील जो उर्वरक हैं, उनको कहते हैं साहब इनकी उपलब्धता नहीं होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको कोई समस्या आती है या आपको सारी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं? आजकल राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बहुत अच्छे रिसर्च किए जा रहे हैं और मार्केट में भी इनके बहुत अच्छे बीज उपलब्ध हैं। फर्टिलाइजर के रूप में या वाटर सोल्यूबल के रूप में जो बेसिक तत्वों की आवश्यकता रहती है वो हमें मार्केट में पूरी तरह से अच्छे तरह से उपलब्ध हो जाते हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से भी हम ये रखते हैं, ले लेते हैं वहाँ से। आपका मतलब है कि फर्टिगेशन में आपको कोई समस्या नहीं है, वेंचर के माध्यम से जो वाटर सोल्यूबल 100% वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर हैं वो आप दे रहे हैं और आपको बाजार से भी मिल जाते हैं, उद्यान विभाग से भी सब्सिडी पे भी मिल जाते हैं। मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है कि आपको आदानों की कोई समस्या आई हो या आपको आदान की उपलब्धता नहीं हो रही हो? मेरे हिसाब से तो सर लगभग 4 से 5 साल में हमने इस तरह की कोई समस्याओं का सामना नहीं किया है। और ये वाटर सोल्यूबल अच्छी कंपनियों के अच्छे उत्पादन वाले होते हैं, क्योंकि ये रिसर्च के माध्यम से बाज़ार में उपलब्ध होते हैं और इनको हम जब ऐसे लगभग 4-5 साल से उपयोग कर रहे थे, इन पे विश्वास भी है और वेंचुरी के माध्यम से इनको प्रतिदिन हम ड्रिप में चलाते रहते हैं। और ये फर्टिलाइज़र स्थानीय बाज़ार में भी उपलब्ध है, राजधानी लेवल पे भी उपलब्ध है। जयपुर, अजमेर, यहाँ दिल्ली वगैरह से, बानसूर से, हमारे कोटपुतली नियरेस्ट पे पड़ता है, यहाँ से हम ये लेते रहते हैं। अब आप कई बार बात आती है गर्मियों में जब ग्रीन हाउस में खेती करते हैं तो कई लोगों मैंने देखा है कि लोग टेम्परेचर हाई हो जाता है, ये बात करते हैं भाई टेम्परेचर हाई हो जाता है ग्रीन हाउस के अंदर, तो उसका टेम्परेचर का नियंत्रण आप कैसे करते हैं? ये सर जो पोली हाउस बना हुआ है ये इजरायली सिस्टम पे है। ये इसी तकनीकी के आधार पे बना हुआ है कि इसमें टेम्परेचर को कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है। जैसे ऊपर देख रहे हैं हमारे यहाँ फोगर लगे हुए हैं, इस फोगर के ऊपर एक स्लाइड्स लगी हुई है जो एक छाया के रूप में काम करती हैं। अगर इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो पोली हाउस के ऊपर जो पन्नी लगी हुई है उस पर माइक्रो लगे हुए थे जो एक तरह से बरसात के रूप में चलते हैं, उनको हम चालू कर देते हैं और वो मिनी माइक्रो के रूप में बरसात चालू कर देते हैं जो इस पन्नी को ठंडा करते हैं और इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। दूसरी चीज़ एक ये है कि अगर उससे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इसके चारों तरफ के जो पर्दे लगे हुए होते हैं इनको हम पूरी तरह से खोल देते हैं और इंसेक्ट नेट के माध्यम से जो लगी रहती है उससे हम कीटाणु वगैरह से तो इनको बचा ही लेते हैं, लेकिन हवा का बाहरी टेम्परेचर के साथ में संतुलन बनाने के लिए इनके स्लाइड्स वगैरह को ऊपर पूरा उठा देते हैं, पर्दे ऊंचा कर देते हैं और ये पूरी तरह से एक व्यवस्थित टेम्परेचर के हिसाब के ऊपर काम करता है। मतलब आपका ये कहना है कि कंट्रोल कंडीशन को हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसीलिए ग्रीन हाउस है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कहलाते हैं। संरक्षित खेती का मतलब ये है कि टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम नियंत्रण कर सकें। अब मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे किसानों की ये समस्या आती है कि ग्रीन हाउस में जब हम खेती करते हैं लगातार 1-2 साल जो उसी ग्रीन हाउस में खेती करते हैं तो इसमें एक नेमेटोड की समस्या आती है। क्या आपको इस समस्या का सामना करना पड़ा या अभी तक आपके खेतों में नेमेटोड की समस्या नहीं है, या दूसरी बात है तो आप उसका कैसे नियंत्रण कर रहे हैं, ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे किसानों के हित में। निमोटोड एक आ जाता है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, निमोटोड को पूरी तरह से हम नियंत्रण में रख सकते हैं। सर्दी के मौसम में सामान्यतः देखा जाता है कि निमोटोड नहीं आता है, लेकिन गर्मी में जब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है उस अवस्था में ये निमोटोड की मात्रा धीरे धीरे विकसित होने लगती है। ऐसी स्थिति में हमें ये करना चाहिए कि एक तो ये फसल चक्र को बदल के उपयोग में लेना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसमें प्रति फसल के जब हम एक फसल से दूसरी फसल बदलते हैं
उस समय इसमें जिप्सम बहुत अच्छी मात्रा में, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए, बायो कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीन को जैसे हम बार बार जुताई करते हैं, ओपन फील्ड की खेती को जिस तरह से हम धूप से सेकते हैं, लगभग 2 से 3 महीने के अंदर उच्च तापमान में वो ज़मीन तैयार होती है, इसी तरह से पॉली हाउसों में भी अगर ये प्रणाली अपनाई जाती है तो निमेटोड की समस्या नहीं आती है। दूसरा मैं जानना चाहूँगा, ये बेल वाली फसल खीरा लगा रखी है, इसमें प्रमुख कीट कौन सा आपके साथ? वैसे तो ये चारों तरफ से प्रोटेक्टिव है, फिर भी प्रमुख कीट इसमें आपने कभी देखा आपकी फसल में कौन सा कीड़ा लगा? और दूसरा रोग, मुख्यतः जो रोग कोई इसमें लगता हो तो किसान भाइयों के लिए उसके नियंत्रण के बारे में बताएं। सर ये वैसे संरक्षित खेती है, ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि चारों तरफ से इसमें इंसेक्ट नेट वगैरह ये सारी चीज़ें लगी हुई है। पर फिर भी कुछ जैसे हम बाहर से और अंदर आते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, तो कुछ इंसेक्ट हमारे शरीर पे लग करके या फिर अंदर पनप जाते हैं, तो उनको हम स्प्रे के माध्यम से इनमें ख़त्म कर देते हैं। इसमें कोई बड़े इंसेक्ट नहीं लगते हैं इसके अंदर। या तो कुछ वाइट फ्लाई आती है या रेड माइट आती है, जो कि टेम्परेचर के साथ में ये चीज़ कुछ चीज़ें इसमें विकसित होती है, थ्रिप्स वगैरह आ जाती है। लेकिन इनको हम बायोलॉजिकल तरीके से भी, जैसे नीम का तेल वगैरह दे करके और कुछ छाछ वगैरह का घोल बना करके, इस तरह के नीम के पत्तों से घोल बना करके इनको हम नियंत्रण कर लेते हैं। और इसके अंदर ज़्यादा खर्चा है नहीं दवाइयों वगैरह का। और जो बाहर की खेतियों में बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह, महुआ, तेला, चेपा, थ्रिप्स, माइट, जैसिड, फैसिड, ये बहुत सारी चीज़ें बीमारियां लगती हैं, वो उन चीज़ों से इनको हम पूरी तरह से संरक्षित रहती है ये। अब आप ये बताएं कि इस एक 4000 वर्ग मीटर में आपने बताया कि 10,000 पौधे बीज लगाने की बात कही थी, 10,000 पौधे लगभग इसमें होंगे। जी सर। तो कितना टन मतलब पैदावार आप एक पौधे से या पूरे ग्रीन हाउस में कितने टन पैदा हो जाती है आपकी? और खर्चा काट के शुद्ध मुनाफा जिसको कहते हैं, खर्चा काटने के बाद में मुनाफा कितना होता है? ये 4000 स्क्वायर मीटर का जो पॉली हाउस होता है, इसमें लगभग 9 से 10,000 के बीच में इसमें सीड लगाए जाते हैं। जर्मिनेशन में वैसे तो उच्चतम तकनीकी का बीज, जो कि बहुत ही रिसर्च के बाद में तैयार किया जाता है, उन बीजों का उपयोग किया जाता है। वो लगभग 99% या 101% इसमें लगभग जर्मिनेशन हो जाते हैं। फिर भी कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मौसम के हिसाब से या गहराई में चले जाने से जर्मिनेशन नहीं हो पाते हैं। तो लगभग हम ये मान के चलते हैं कि इसमें 9,000 के आसपास या 9,500 के आसपास पौधे इसमें सर्वाइव करते हैं। जब ये पौधे इसमें अच्छी फसल के साथ में तैयार हो जाते हैं, तो इनमें उत्पादन एक पौधे का हम एवरेजली 5 से 6 किलो लेके चलते हैं। तो हमारे यहाँ 50 से 55 टन के बीच में उत्पादन आ जाता है। इन जब 50 से 55 टन का उत्पादन जब इसमें आता है, तो हम औसतन ये मान के चलते हैं कि अगर मार्केट मिनिमम से मिनिमम अगर 20 रुपये भी रहता है, तो लगभग 10 से 12 लाख के आसपास में इसका उत्पादन मार्केट विपणन हो जाता है। उसमें से खर्चा वर्चा निकालने के बाद में लगभग ये मान के चलते हैं कि 40 से 50% के रूप में हमें इसका मुनाफा हो जाता है, कि कुल मिलाकर के 5 से 6 लाख रुपए हमारे एक फसल में बच जाते हैं 5 महीने में। जी सर। और साल में 2 फसल लेते हैं अपन। जी सर। तो इसमें लगभग ये मानो 5 से 10 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं। जी सर। तो यदि माने किसी का जमीन कम है, 1 एकड़ में ग्रीन हाउस करे, तो 10 लाख रुपए सामान्य खेती में तो नहीं बचा सकता। सामान्य खेती में उत्पादन भी नहीं आता है और इतना बचा भी नहीं पाता है, क्योंकि परंपरागत तरीकों से खेती की जड़ों में पीछे ही रहता है। और इसी आधुनिक तकनीक के लिए ये पॉली हाउसों का, नेट हाउसों का, शेड नेट हाउसों का, इनका संरक्षण गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। और इनको किसान भाइयों को भी अधिक से अधिक प्रोत्साहन से अनुदान देते हुए और उनको प्रोत्साहित कर रही है कि भाई आप भी पॉली हाउसों के अंदर ये चीज़ें अपनाओ, ताकि अधिक कम लागत में अधिक मुनाफा किया जा सके। तो किसान भाइयों, आपने सुना, अभी ओम प्रकाश जी ने सारी बातें ग्रीन हाउस के बारे में बताई। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि संरक्षित खेती, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, जो ग्रीन हाउस की खेती, युवा बेरोजगार हैं वो ग्रीन हाउस में अपनी खेती करें, और क्यों ना इस स्वरोजगार को अपनाएं, और स्वरोजगार अपनाते हुए अपने परिवार का जीवन यापन करें और अपनी आमदनी कमाएं। ये जैसे हम देख रहे हैं कि भाई इसमें पॉली हाउस के अंदर लगभग कितना पानी जाना चाहिए और ये पानी कितने की आवश्यकता रहती है।
जनरली हम सामान्यतः गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में अलग अलग मात्रा के हिसाब से पानी देते हैं। ये सुई जो होती है ये मात्रा को हमारी को बताती है कि एक पौधे में प्रति मिनट के अंदर कितना पानी गया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर 1 मिनट में लगभग कम से कम नहीं तो 200 से 300 ml का पानी ड्रिप के माध्यम से एक पॉइंट में चला जाता है। लगभग हम पूरे पॉली हाउस में अधिकतम 2 kg प्रेशर के ऊपर जब पानी को हम चलाते हैं तो 15 से 20 मिनट का पानी एक दिन में पर्याप्त रहता है। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप भी इस तरह का फार्म पॉन्ड बनवाएं और जो बरसात का पानी है जो व्यर्थ जाता है व्यर्थ बहकर चला जाता है उसका उपयोग अपनी सिंचाई में उपयोग लें और जो सरकार की जो विभाग की योजना है उनका अधिक से अधिक लाभ लें। और इसके लिए हमारे जो क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं, कृषि कार्यालय है, उससे संपर्क करें।